हेलो 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 सुजीत सर। हेलो। हाँ बोला, गुड आफ्टरनून. बोला बोला. हाँ हाँ गुड. आवाज येतोय तुमचा. मी फक्त बाकी लोकांना जॉईन होण्यासाठी थोडा वेळ देतोय. बरं प्लीज तुमचे कॅमेरा ऑफ करा. प्लीज कॅमेरा ऑफ करा. कॅमेरा ऑफ करा. ओके ओके. आणि फक्त म्यूट मध्ये ठेवा. म्यूट में रखिए. जब आपको कोई सवाल पूछना है तो आप उसको अनम्यूट कीजिए. ओके. थोड़ा टाइम देते हैं लोगों को ज्वाइन होने के लिए और 2-3 मिनट रुकेंगे हम लोग. सुजीत सर. हेलो. हाँ बोला ना. हा तुम्हाला व्हॉट्सअप केलेला ते मागच्या वीकचं जे मिस झालं ते प्रेझेंटेशन पाठवून द्या ना पीपीटी. हा पीपीटी तुम्हाला पाठवतो. तो मागच्या वेळेसचा जो लेक्चर आहे ना ते बघा रेकॉर्डिंग करून पण पाठवले. आपल्या याच्यात जाल ना तुम्ही. नाही पण याचा व्हॉट्सअप ग्रुप आहे का सेपरेट नाही मी बनवला नाहीये व्हॉट्सअप ग्रुप. व्हॉट्सअप ग्रुप द्या बघा मी तुम्हाला पाठवून देतो. नाही रेकॉर्डिंग मी घेतो विचारून पण तुम्ही पीपीटी एकदा पाठवून द्या त्याच्यामुळे कळून जाईल का. पाठवतो पाठवतो हा पाठवतो. हा. है हिंदी में ही लेने वाला हूँ. सिर्फ बात करना उसी लोगों से इसलिए. देखो क्लासेस जो हिंदी में होंगे. बोर्ड क्लियर है क्या? प्लीज देखिए. यस. ओके. मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? देखिए
ठीक है। देखिए आज का जो टॉपिक है वो हम लोग बात करेंगे गाड़ी चलाते वक्त जो आपको कंट्रोल्स ऑपरेट करने पड़ते हैं, हैंड कंट्रोल, फुट कंट्रोल, तो उसके बारे में आज का टॉपिक होगा। जो आप अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा ना तो बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मतलब गाड़ी चलाते वक्त जो डाउट है ना आपके दिल में, बहुत से डाउट निकल जाएंगे आपको। तो ये हम लोग जो टॉपिक है इसको हम लोग कहते हैं ड्राइविंग थियरी। ये टॉपिक जो है हमारा ड्राइविंग थियरी करके टॉपिक है ये। ओके, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं हम। जो लोग फर्स्ट डे आ रहे हैं ना वो लोग सिर्फ सुनिए, आपको समझ में आएगा हम लोग क्या करते हैं हर संडे। तो फर्स्ट डे जो लोग आज हमारे साथ है उनके लिए ये पहला टॉपिक है। लास्ट वीक जो हो गया था वो आगे जाके उनके लिए रिपीट होने वाला है। हर संडे को क्लासेस चलेंगे। हर संडे को जो क्लासेस का टाइम है ये होगा 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में। मतलब 1 बजे शुरू होते हैं, 2 बजे तक क्लासेस चलते हैं। तो टेक्निकल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा तो बार बार पूछो। देखो ये गाड़ी का आउटलाइन है। देखो ये गाड़ी का आउटलाइन है। आप कार को साइड से देखो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ओके, तो कार को आप साइड से देखो तो इस तरह से दिखेगा आपको। ये कार का आउटलाइन है। ये जो आगे का पार्ट है मतलब ये गाड़ी का फ्रंट एंड है और ये रियर एंड है गाड़ी का। इंजन जो है कार का इंजन वो यहाँ पर, ये बोनट जो है वो खोलोगे आप तो यहाँ पर दिखेगा आपको इंजन। तो यहाँ पर लगा होता है कार का इंजन। इंजन क्या काम करता है? इंजन एक ऐसी मशीन है जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो केमिकल एनर्जी कौन सी? तो हम जो पेट्रोल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डीजल जो फ्यूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फॉर्म में है। तो हम जब यहाँ से, हमारे पास फिलिंग पोर्ट है जहाँ से हम लोग फ्यूलिंग करते हैं ना, पेट्रोल भरते हैं या डीजल हम लोग जब भरते हैं, तो हम लोग जब इस पोर्ट में से फ्यूल भरेंगे तो एक पाइप है यहाँ से गया हुआ। ये पाइप गाड़ी के नीचे जो गाड़ी का रियर व्हील है उसके बराबर आगे की तरफ यहाँ पर एक टैंक फिट है। यहाँ पर एक टैंक फिट है, फ्यूल टैंक कहते हैं इसको। ये स्टोरेज है, फ्यूल का स्टोरेज टैंक है जहाँ पर फ्यूल स्टोर होता है। ओके, तो आप जो भी फ्यूल भरते हो ये टैंक में आके स्टोर हो जाता है। इसका कैपेसिटी 30 लीटर, 35 लीटर, 40 लीटर, 60 लीटर, जैसा आपकी गाड़ी का इंजन का कैपेसिटी है या जो आपका गाड़ी है उस पर डिपेंड है। तो ये जो भी हम लोग फ्यूल भरते हैं वो यहाँ पर इसके अंदर स्टोर होता है फ्यूल टैंक में। फ्यूल टैंक से फ्यूल को इंजन तक पहुंचाना है, क्योंकि फ्यूल टैंक नीचे है, इंजन ऊपर है। तो यहाँ पे तो ग्रेविटी से नीचे चला जाता है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे आने के लिए पंप की जरूरत पड़ती है। तो जब हम कार में की डाल के की को ऑन करेंगे तो की को ऑन करने के बाद इस टैंक के अंदर एक पंप है, सबमर्ज एक पंप है यहाँ पर। ये पंप ऑन होता है और ये पंप यहाँ से फ्यूल को धकेलता है एक पाइप के द्वारा, यहाँ से फ्यूल इंजन तक पहुंचता है। ओके, इसलिए हम इसको कहते हैं सप्लाई पंप। इसको कहते हैं सप्लाई पंप। ये फ्यूल टैंक के अंदर है, डूबा हुआ है फ्यूल टैंक के अंदर। जैसे आप की ऑन करोगे ये फ्यूल को यहाँ से प्रेशर से ढकेलेगा आगे और ये फ्यूल यहाँ से सप्लाई होगा इंजन तक सप्लाई पंप से। इसलिए कहा जाता है कि फ्यूल टैंक खाली मत रखा करो। फ्यूल टैंक हमेशा मोर देन हाफ रखो। अगर आप टैंक को खाली रखोगे तो पंप ड्राई घूमेगा, जिससे पंप जलने की संभावना है। जल ही जाता है, ज्यादा देर घुमाओगे तो जल ही जाता है पंप। इसलिए कभी भी फ्यूल टैंक मोर देन हाफ रखने का, एकदम एम्प्टी पे गाड़ी नहीं चलाता। ओके, अब ये फ्यूल जो यहाँ पर आता है इंजन के पास, तो इंजन में और एक पंप लगा हुआ है। इस पंप को हम लोग कहते हैं हाई प्रेशर पंप। ये पंप का नाम है हाई प्रेशर पंप। ये पंप क्या करता है? फ्यूल को इंजन के अंदर इंजेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर से हवा आता है, एटमॉस्फेयर से हवा आएगा, फ्यूल टैंक में से फ्यूल आएगा और ये एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है उसके अंदर स्पार्क डाल के उसको जलाया जाता है, जिससे जो ब्लास्ट होता है उस ब्लास्ट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी से इंजन के अंदर के पार्ट्स को घुमाया जाता है। इंजन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स है जो घूमते रहते हैं। तो अब ये इंजन के अंदर के पार्ट जब घूमेंगे तो हमें आउटपुट में एक शाफ्ट है यहाँ पर। ये शाफ्ट इंजन से आने वाली एनर्जी को लेकर ये शाफ्ट घूमता रहता है। अब ये शाफ्ट क्या करेगा? इंजन से जो भी मोशन मिल रहा है, मतलब जो फ्यूल जलने के बाद जो पावर प्रोड्यूस हो रही है, उस पावर से ये शाफ्ट सर्कुलर डायरेक्शन में घूमेगा, सर्कुलर मोशन में घूमेगा। अब ये जो शाफ्ट है इसके ऊपर लगा हुआ है यहाँ पर एक डिस्क। ओके, देखो एक डिस्क है। ये जो शाफ्ट है ये शाफ्ट यहाँ पर है। ओके, और एक सर्कुलर डिस्क लगा हुआ है जो इंजन के साथ अटैच है। तो शाफ्ट घूमेगा तो डिस्क भी गोल गोल घूमेगा। ये डिस्क होगा करीबन एक 8 या 10 इंच का, 8 या 10 इंच का डिस्क है। और ये डिस्क ये शाफ्ट पर फिट है। अगर आप साइड से देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, इस तरह से दिखेगा। इसको कहते हैं फ्लाईव्हील डिस्क। इसको हम कहते हैं फ्लाईव्हील डिस्क। ये फ्लाईव्हील डिस्क
जब इंजन चले तो गोल गोल घूमेगा। अगर ये डिस्क 1 मिनट में 10 बार घुमा तो मैं उससे कहूंगा 10 आरपीएम। 10 आरपीएम मतलब 10 रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 10 बार घूम रहा है। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, जो आप इंजन स्टार्ट करते हो और एक्सेल से पैर अपने हटा दिया, तो ये इंजन 1 मिनट में घूमता है करीबन 1000 बार, 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, आपका इंजन 1 सेकंड में 16 बार घूमता है, मैक्सिमम 100 बार 1 सेकंड में, और मिनिमम 16 बार 1 सेकंड में घूमता है। अगर वो 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से घूम रहा है तो ये मिनिमम स्पीड है इंजन का। ये कार का हो या आपके मोटरसाइकिल का इंजन हो, 900 से 1000 आरपीएम के बीच में आपका इंजन चलता रहता है। जब आपने एक्सेलरेटर पेडल नहीं दबाया तभी भी, जब आपने एक्सेलरेटर पेडल छोड़ा है तभी भी ये इतना ही स्पीड से चलता रहता है। ये डिस्क के आगे और एक डिस्क है ऐसा ही सेम, देखो एक डिस्क और लगेगा इसके आगे कुछ इस तरह से। तो ये डिस्क को मैं, ये जो फ्लाईव्हील डिस्क है इसके आगे मैंने और एक डिस्क को रख दिया यहाँ पर। ओके, अब इंजन चलेगा जो स्पीड में, वो स्पीड में फ्लाईव्हील डिस्क चलेगा 1000 आरपीएम। हम एक्सेलरेटर पेडल दबाते हैं, एक्सेलरेटर पेडल दबाते हैं मतलब हम लोग यहाँ से टैंक में से फ्यूल यहाँ पर सप्लाई करते हैं। जितना ज्यादा एक्सेलरेटर पेडल दबाओगे उतना ज्यादा फ्यूल सप्लाई होगा। एक्सेलरेटर पेडल दबाना मतलब एक्स्ट्रा फ्यूल को सप्लाई करना है। जितना ज्यादा फ्यूल सप्लाई होगा उतना इंजन में पावर बढ़ेगा, इंजन में ब्लास्ट होगा, और ये फ्लाईव्हील का डिस्क का स्पीड 1000 से 2000, 3000, 4000, 5000 या 4500, 6000 ये आरपीएम में घूमेगा, डिपेंड्स आप कितना एक्सेल दबाते हो उसके ऊपर। अभी रिफ्लेक्शन है, खाली कर देना। अभी फ्लाईव्हील जो है ये घूम रहा है गोल गोल 4500 आरपीएम में, 1000 आरपीएम। ये इसको घुमा सकता है, ये डिस्क को ये पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं इस पोजीशन में। बताइए, आप बताइए ये डिस्क को पावर ट्रांसमिट कर सकता है क्या इस पोजीशन में? नहीं। क्यों? यस, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है वो? इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, इसके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, बराबर है आपकी बात, क्योंकि ये एक दूसरे में जुड़ा ही नहीं है। तो ये कितना भी गोल घूमने दो, जब तक ये एक दूसरे में जुड़ेगा नहीं तब तक ये पावर ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो इसको इसके साथ जोड़ने के लिए इसके पीछे स्प्रिंग लगाई जाती है। यहाँ पर एक कॉइल स्प्रिंग है, यहाँ पे स्प्रिंग लगाई जाती है। ये स्प्रिंग हमेशा इसको आगे पुश करके रखती है इस तरह से, और ये स्प्रिंग जाकर ये डिस्क के ऊपर इसको हमेशा इस तरह से प्रेस करके दबा के रखेगी, और ये इसको उसके कांटेक्ट में रखेगी। अब घूमेगा ये, क्योंकि अभी इसके साथ जुड़ गया है, तो वो स्पीड में इंजन घूमेगा, वो स्पीड में फ्लाईव्हील घूमेगा, और वही स्पीड में ये वाला डिस्क भी घूमेगा। मतलब समझो ये डिस्क ए है और ये डिस्क बी है, तो बी डिस्क स्प्रिंग के द्वारा इसके साथ कांटेक्ट में है। स्प्रिंग हमेशा उसको ऊपर उसको पुश करके रखेगी। तो ये जो पार्ट है स्प्रिंग है, डिस्क के शाफ्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हम कहते हैं क्लच। ये आपकी गाड़ी का क्लच है। आप कहते हो ना कि हमने क्लच दबाया है, हमने क्लच छोड़ा, तो आप इस पार्ट को ऑपरेट करते हो। आप जब भी क्लच दबाते हो, जब आप क्लच दबाते हो तो आपको पैरों में एहसास होता है कि आपको स्प्रिंग दबा रहे हो। वो एहसास ये स्प्रिंग दबने का है, मतलब ये जो स्प्रिंग है ये आप दबाते हो। ओके, तो क्लच दबाना मतलब एग्जैक्टली क्या करते हैं आप? तो आपका जो क्लच का पेडल है, आपके जो क्लच का पेडल है, ये क्लच का पेडल केबल के साथ जुड़ा हुआ है, क्लच के यूनिट के साथ। क्लच का पेडल क्लच के यूनिट के साथ केबल के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब आप इस पेडल को दबाओगे तो ये केबल खींचा जाता है, और केबल क्या करता है? स्प्रिंग को दबाता है। स्प्रिंग को दबाने से क्या हो जाता है? स्प्रिंग का टेंशन हट जाता है, और ये इसको इससे डिस्कनेक्ट कर देता है। इसका मतलब क्लच दबाना मतलब क्लच को डिस्कनेक्ट करना है। जब जब हम क्लच दबाएंगे तो क्लच फ्लाईव्हील से डिस्कनेक्ट होकर पीछे आएगा। तो जब भी हम क्लच दबाएंगे हम इंजन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इंजन का पावर ट्रांसमिशन तोड़ देते हैं। आपने साइकिल में ब्रेक का मैकेनिज्म देखा होगा। साइकिल में जब हम लोग ब्रेक दबाते हैं तो जो लीवर हम दबाते हैं, ब्रेक लीवर, उसको एक केबल है ब्लैक कलर का जो व्हील तक जाता है ब्रेक मैकेनिज्म तक। तो जब भी हम उसको ब्रेक को लीवर को दबाएंगे, अंदर एक केबल है जो खींचा जाता है और ब्रेक को ऑपरेट करता है। तो वैसे ही कार में भी आपके जो क्लच का पेडल है वो केबल के द्वारा इसके साथ कनेक्टेड है। तो जब आप पैर को उठाओगे, क्लच पेडल से पैर को उठाओगे तो स्प्रिंग का टेंशन हटेगा और स्प्रिंग इसको फिर आगे दबाएगा और फिर इसको इसके साथ जोड़ देगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमने क्लच दबाया नहीं है, जब हम लोग क्लच को कोई कांटेक्ट नहीं हमारा, हमने क्लच पेडल छोड़ दिया है, तो क्लच हमेशा एंगेज रहेगा, ऑलवेज एंगेज। क्यों एंगेज रहेगा? क्योंकि स्प्रिंग इसको उसके साथ में हमेशा कांटेक्ट में रख रही है, स्प्रिंग हमेशा उसको दबा के रख रही है। ओके, तो आप सिग्नल पे खड़े हो, गाड़ी न्यूट्रल है, आप सिग्नल पे खड़े हो, आपके राइट लेग भी नीचे है, लेफ्ट लेग भी नीचे है आपका,
तो उस वक्त ये क्लच का कांटेक्ट कैसे होगा, मतलब एक क्लच का पोजीशन कैसे होगा, एंगेज होगा या डिसएंगेज होगा? कोई कांटेक्ट ही दोनों पे नीचे। हेलो बोलिए। न्यूट्रल में तो कोई कांटेक्ट ही नहीं रहेगा ना, वो तो पूरा आइसोलेट रहेगा ना। हाँ, लेकिन उस वक्त ये क्लच का पोजीशन क्या रहेगा? डिस्कनेक्टेड। कनेक्टेड रहेगा। क्यों? हम जब तक क्लच का पेडल नहीं दबा दें तब तक ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि स्प्रिंग इसको ऑलवेज दबा के रखी। एक बात हमेशा याद में करो, जब तक आप क्लच का पेडल नहीं दबाओगे ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा। स्प्रिंग इसको हमेशा ऑलवेज कनेक्टेड रखती है, स्प्रिंग का टेंशन हमेशा उसको उसके साथ जोड़े रखता है। जब आप क्लच दबाओगे तभी वो डिस्कनेक्ट होगा, नहीं तो डिस्कनेक्ट नहीं होगा, तो हमेशा कॉन्टेक्ट में रहेगा, तो कनेक्टेड रहेगा। ये बात ध्यान में रखना, जब तक क्लच दबाएंगे नहीं ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ये कनेक्टेड ही रहेगा। तो इंजन का पावर फ्लाईव्हील को जाएगा, फ्लाईव्हील का पावर क्लच को जाएगा, क्लच का पावर एक शाफ्ट को जाएगा जिसको कहते हैं क्लच शाफ्ट। ये शाफ्ट एक गियर के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक गियर है जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं क्लच गियर। इसका नाम है क्लच गियर, क्योंकि क्लच के शाफ्ट के साथ जुड़ा है इसलिए इसको नाम क्लच गियर है। अब होगा क्या, इंजन जब घूमेगा तो फ्लाईव्हील को घुमाएगा, फ्लाईव्हील क्लच को घुमाएगा, क्लच घुमाएगा क्लच के गियर को। क्लच के गियर के साथ नीचे और एक गियर दिया जाएगा और उस गियर को दिया जाएगा शाफ्ट। ये मेन गियर है, तो इंजन से आने वाला पावर क्लच के थ्रू मेन गियर को जाएगा, बराबर है। और इस मेन गियर के ऊपर फिर फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, रिवर्स गियर, ऐसे सारे गियर इसके ऊपर लगेंगे। एक गियर होगा जो ड्राइविंग गियर कहलाता है, जो व्हील को पावर ट्रांसमिट करता है, वो फिलहाल इस पोजीशन में है, देखो इस पोजीशन में है वो। और इसको भी एक शाफ्ट है, जो शाफ्ट कनेक्टेड है व्हील के साथ, जो शाफ्ट कनेक्टेड है व्हील के साथ। और ये पूरे जो गियर है, नंबर ऑफ गियर है, ये जितने भी गियर है वो एक बॉक्स में फिट होंगे, इसलिए हम इसको कहेंगे गियर बॉक्स। ये सारे गियर एक बॉक्स में फिट होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं गियर बॉक्स। अभी जरा ध्यान से देखिए, इंजन चलेगा तो इंजन फ्लाईव्हील को घुमाएगा, फ्लाईव्हील क्लच को घुमाएगा, क्लच क्लच गियर को घुमाएगा, क्लच गियर नीचे वाले गियर को कांटेक्ट है, मेन गियर उसको घुमाएगा, मेन गियर शाफ्ट को घुमाएगा, शाफ्ट पे लगा हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, रिवर्स सारे गियर घूमेंगे। लेकिन ये जो ऊपर वाला गियर है ड्राइविंग गियर, ये गियर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसका किसी के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो ये गियर नहीं घूमेगा, क्योंकि किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है और ये नहीं घूमेगा, इसलिए व्हील नहीं घूमेगा। तो ये जो पोजीशन है जिसमें इंजन घूम रहा है, फ्लाईव्हील घूम रहा है, क्लच घूम रहा है, सारे गियर घूम रहे हैं, लेकिन वो गियर जो व्हील को पावर सप्लाई कर रहा है वो गियर नहीं घूम रहा है, इसलिए व्हील नहीं घूम पा रहा है। आपने एक्सीलरेटर दबाया, फ्यूल एक्स्ट्रा सप्लाई हुआ, इंजन का स्पीड बढ़ेगा, इंजन का स्पीड बढ़ेगा, फ्लाईव्हील का क्लच का स्पीड बढ़ेगा, गियरबॉक्स का स्पीड बढ़ेगा, स्टिल वो गियर नहीं घूमेगा। आप कितना भी एक्सीलरेटर दबाओ व्हील घूमेगा नहीं, क्योंकि व्हील को पावर ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। इस पोजीशन को हम कहेंगे हमारा गाड़ी न्यूट्रल में है। न्यूट्रल मतलब वो वाला गियर है जो इंजन से आने वाली पावर को व्हील तक पहुंचा रहा है, वो कनेक्टेशन में नहीं है किसी के साथ। तो ये है न्यूट्रल पोजीशन। न्यूट्रल गियर नहीं होता है, न्यूट्रल पोजीशन होती है, हमेशा याद रखो, न्यूट्रल पोजीशन है, न्यूट्रल गियर नहीं है। अभी हम आपसे कहते हैं गियर डाला, हम आपसे कहेंगे गियर डाला, लेकिन गियर डालने से पहले आप लोग क्या करते हो? क्लच दबाना है। बराबर, यस, बस क्लच दबाना पड़ता है, बराबर है। क्यों क्लच दबाने का? तो इसके पीछे का भी एक लॉजिक है, हम बिना क्लच दबाए गियर क्यों डाल सकते हो? अगर आप बिना क्लच दबाए गियर डालने जाओगे तो गियर बॉक्स टूट जाएगा। तो यहाँ पर क्लच क्यों दबाना है? क्योंकि यहाँ पे दिक्कत देखो क्या है, ये देखो हम बात कर रहे हैं ये नीचे के गियर से, ये नीचे का गियर घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है नीचे का गियर मोशन में। दूसरा जो गियर है ये अभी तक स्टडी है, ये नहीं घूम रहा है, इसको मुझे इसके साथ जोड़ना है। जब ये गियर को इसके साथ जोड़ना है तो इसका रूल क्या है? तो इसका स्पीड और इसका स्पीड, दोनों का स्पीड 1:1 सेम होना चाहिए ऑलवेज। अगर दोनों का स्पीड सेम होगा तो ये आराम से एक दूसरा जुड़ेंगे, नहीं तो होगा क्या, एक गियर घूम रहा है, देखो एक जो गियर है क्लच का गियर जो है इनको घुमा रहा है वो घूम रहा है, और ये वाला गियर स्टडी, अगर मैं इसको जोड़ने जाऊंगा तो मैच नहीं होगा, और स्पीड का वेरिएशन वैसे उसमें क्लैशेस होकर कर करके आवाज आए तो उसका टिप टूट सकता है। दोनों की स्पीड को सेम करना है, दोनों की स्पीड को सेम करने के मेरे पास दो पोजीशन है, दो तरीके हैं, या तो इसके स्पीड को 0 करो या तो इनके स्पीड को 0 करो, या फिर जो स्पीड में ये गियर घूम रहा है वही स्पीड में इसको घुमाओ। समझो ये गियर मेरा 1000 आरपीएम में घूम रहा है तो मुझे इसको भी ऑलमोस्ट 1000 आरपीएम के आसपास घुमाना पड़ेगा।
इसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजिंग। सिंक्रोनाइजिंग मतलब दोनों की स्पीड को एक करना, दोनों की स्पीड को इक्वल करना। देखो एक एग्जांपल बताता हूं आपको समझने के लिए। सोचो कि आप सभी रेलवे स्टेशन पे, आप बस स्टॉप पे आप खड़े रहेंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा लेट ट्रेन में चढ़ते हैं, ट्रेन छूट जाती है, उसके बाद वो लोग ट्रेन पकड़ते हैं। तो वो लोग जैसे ही ट्रेन छूट जाती है तो वो भी थोड़ा भागते प्लेटफॉर्म में, और उसके बाद में फिर ट्रेन में चढ़ते, मतलब ट्रेन की स्पीड के साथ अपनी स्पीड को सिंक्रोनाइज करते। तो इसको सिंक्रोनाइजिंग, सिंक्रोनाइज दोनों की स्पीड को सेम करना। ओके, तो यहाँ पर भी मुझे दोनों की स्पीड को सेम करना है। दो तरीके हैं, या तो इन्हें रोको या इसको घुमाओ। इसको घुमाने का है तो व्हील घुमाना पड़ेगा, लेकिन व्हील तो घुमा नहीं सकते क्योंकि गाड़ी जगह पे खड़ी है। जब तक गाड़ी मोशन में नहीं होगी, चलेगी नहीं, तब तक व्हील घूमेगा ही नहीं। तो दूसरा तरीका मेरे पास है इसको रोकना। इसको रखने के लिए मेरे पास सिर्फ दो तरीके हैं, या तो इंजन बंद करो या क्लच को डिस्कनेक्ट करो। बार बार इंजन बंद करना पॉसिबल नहीं है। सर मतलब वो जो पीछे वाला व्हील है वो हमेशा ही स्टेडी नहीं होगा ना? पर नहीं, हमेशा चालू गाड़ी में इसलिए आपकी गियर आराम से गिरते ना, चालू गाड़ी में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती इसलिए। अच्छा, ये तो चलता रहेगा ना अभी। हाँ, हम लोग आगे भी बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बोर्ड क्लियर है ना आपको? बोर्ड क्लियर है ना? लेकिन सर पीछे वाले जो व्हील है, देखो सर पीछे वाले जो व्हील है, हाँ वो तो उसका तो हाँ। गियर से कोई संबंध ही नहीं है ना। हाँ, वो भी यस, आपने अच्छा सवाल पूछा। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं आपको पावर फ्लो के बारे में बताऊँ। पावर फ्लो मतलब इंजन से पावर व्हील तक कैसे पहुंच रही है। गाड़ी में दो व्हील है, ये फ्रंट व्हील है यहाँ पर दो, और ये रियर व्हील है, राइट। अगर इंजन का पावर मैं रियर व्हील को ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो मैं इसे कहूंगा रियर व्हील ड्राइव व्हीकल। रियर व्हील ड्राइव व्हीकल मतलब आपकी जो एक्सयूवी है 500, फिर आपका स्कॉर्पियो है, ये रियर व्हील ड्राइव व्हीकल। ओके, ट्रक है आपका, बस है, ये सारी रियर व्हील ड्राइव व्हीकल है। मतलब इंजन का पावर पीछे वाले व्हील को ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन रियर व्हील ड्राइव व्हीकल में फायदा क्या होता है कि रियर व्हील ड्राइव ज्यादा लोड कैरी कर सकती है। इसलिए जहां पर ज्यादा लोड कैरी करता है, जहाँ पे वेट बढ़ जाता है गाड़ियों का, वहां पे रियर व्हील ड्राइव व्हीकल इस्तेमाल होती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है रियर व्हील ड्राइव व्हीकल का, कि उसका जमीन से जो क्लियरेंस है वो बढ़ जाता है। इस पोजिशन, इस मैकेनिज्म की वजह से जमीन से जो क्लियरेंस है उसका वो बढ़ जाता है। जमीन से क्लियरेंस बढ़ने की वजह से उसका हाइट बढ़ जाता है गाड़ी का, तो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा प्रोड्यूस होता है। जब हवा आती है, इधर से गुजरती है तो नीचे से भी जाती है, ऊपर से भी जाती है, तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ जाते हैं, वेट बढ़ जाता है गाड़ी का, तो माइलेज कम मिलेगा, गाड़ी का लोड बढ़ेगा, गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, तो रियर व्हील ड्राइव व्हीकल का कॉस्ट फिर इसके वजह से बढ़ जाता है। अब इसको कम करना है आपको, तो सिर्फ पैसेंजर को ही कैरी करना है ना, सिर्फ 4 पैसेंजर, एक ड्राइवर, थोड़ा बहुत सामान, ज्यादा लोड कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी गाड़ी में ये जो गियर बॉक्स है, इसके साइज को छोटा करके इंजन के साथ ही अटैच कर दिया जाता है, और ये जो शाफ्ट पीछे वाले व्हील में जा रहा था वो शाफ्ट आगे वाले व्हील में लगा दिया। उन गाड़ी को हम लोग कहते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल। तो आपका स्विफ्ट है या फिर वो हुंडई ऑरा है या जो भी कार है, सारी कार जो होती है वो फ्रंट व्हील ड्राइव होती है। फ्रंट व्हील ड्राइव होने की वजह से क्या होता है कि वेट कम हो जाता है गाड़ी का, वेट कम हो गया तो माइलेज बढ़ गया, वेट कम हो गया तो पार्ट्स कम हो गए, पार्ट्स कम हो गया तो गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो गया, और ग्राउंड क्लियरेंस भी कम हो जाए। तो ग्राउंड क्लियरेंस कम हो गया तो एयर रेजिस्टेंस कम होगा, तो इसके वजह से फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल इस्तेमाल करते हो। आपकी कार जो भी है ना, सारी फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल। तो आप जो सवाल पूछ रहे हो ना कि रियर व्हील ड्राइव का कोई संबंध नहीं रहता, तो फिर वो फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल। ये बात इतनी है कि सिर्फ पावर कौन से व्हील को जा रही है। अब कभी कभी तो ऐसा है कि गाड़ियां ऑफ रोड ड्राइव की जाती है। ऑफ रोड ड्राइव मतलब आपको वो रेत में चलानी है, आपको वो कीचड़ में चलानी है गाड़ी, या फिर आपको किसी डेजर्ट में गाड़ी को चलाना है, ऑफ रोड चलाना है। ऑफ रोड चलाते वक्त वो क्या होता है, समझो ये व्हील को पावर ट्रांसमिट हो रहा है या अगले व्हील को, जो भी समझो रियर व्हील ड्राइव व्हीकल है, और ये व्हील कीचड़ में फंस गया तो गाड़ी बाहर निकलेगी नहीं, गाड़ी फंस गया सर। तो ऐसी जगह पर जो ऑफ रोड ड्राइव व्हीकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, 2 शाफ्ट होते हैं, एक जाता है पीछे वाले व्हील में, सेम टाइम एक जाता है आगे वाले व्हील में। तो ऐसे व्हीकल्स में क्या होता है, एट ए टाइम इंजन से निकला हुआ पावर चारों व्हील को ट्रांसमिट होता है। उसको हम लोग कहते हैं 4 व्हील ड्राइव, या उसको कहा जाता है 4x4 या कॉटरो, या फिर उसको ऑल टाइम ड्राइव, इस तरह से अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो ये स्पेशल यूज व्हीकल है, स्पेशल कंडीशन यूज व्हीकल है, आर्मी की व्हीकल्स होगी, या फिर अगर आप ऑफ रोड ड्राइव करते हो तो आपको इस तरह की जैसे थार वगैरह की गाड़ियां होगी। तो ये जो व्हीकल्स है, ये व्हीकल 4 व्हील ड्राइव होती है। तो ये डिपेंड है आपको गाड़ी कहाँ पे यूज करनी है, कौन से पर्पज के लिए यूज करनी है, उसके हिसाब से हम लोग गाड़ी लेते हैं। तो कार तो अपनी सारी फ्रंट व्हील ड्राइव होती है। ओके, इवन आपका अर्टिगा जो है वो भी फ्रंट व्हील ड्राइव, अर्टिगा भी फ्रंट व्हील ड्राइव। ओके, ये डाउट क्लियर हो गया क्या? यहाँ तक क्लियर है?
हाँ क्लियर है? हाँ क्लियर। ओके सर, स्पीड कम अभी- करने के लिए आप ब्रेक भी लगा हाँ। सकते हैं ना? स्पीड कम करने के लिए ब्रेक। यस यस, ये सवाल आपने बराबर बोला। कौन सा स्पीड? अभी गाड़ी का आपने क्या बोला गियर था दोनों का, एक का 0 है, दूसरे का 1000 है, तो उसको हाँ। सेम करने के लिए आपने 0 करने के लिए बोल रहे थे ना, क्लच दबाने का। उसका जगह हाँ। हम अगर ब्रेक लगाए दबाएगा तो? हाँ, लेकिन ब्रेक किसके साथ रिलेट है? व्हील के साथ। हाँ हाँ सर। ब्रेक का रिलेशन व्हील के साथ, इंजन और क्लच के साथ नहीं है। नहीं हाँ, सर। बराबर ना? हाँ, हाँ, तो ब्रेक से हम लोग गाड़ी को स्पीड कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं है ब्रेक का। सही। ओके, अभी देखो, अभी हमने क्या किया, मुझे इसको इजीली जोड़ना है दोनों को, तो मैंने क्या किया, इसको डिस्कनेक्ट किया। इसको डिस्कनेक्ट करने के मैंने वो क्लच बटन दबाएगा, क्लच बटन दबाता ही ये डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट जैसे इसका स्पीड कम हुआ, मैंने क्या किया, एक लीवर है मेरे पास, गियर लीवर, जिसको एक डंडा लगा हुआ है जो एक गियर के साथ कनेक्ट करेगा। इसको गियर लीवर कहते हैं। अब ये गियर नॉब को मैं जब सिलेक्ट करूंगा, तो ये गियर नॉब जो भी गियर में सिलेक्ट करूंगा, वो गियर फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या रिवर्स है, उस गियर के साथ जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा, ऐसे। ओके, तो जब एक गियर दूसरे गियर के साथ जाके जुड़ता है, तो वहां पे जो मेटल का नॉइज है, जो क्लैश है, वो आप हाथ में महसूस करते हो, खट खट खट। ओके, अब हुआ क्या देखो, अभी ये क्लच जुड़ गया गियर के साथ, गियर जुड़ा है व्हील के साथ, व्हील रुका हुआ है, गियर रुके हुए, क्लच रुका है, लेकिन इंजन तो चल रहा है ना, इंजन तो अभी भी चल रहा है। क्लच रुक गया है, गियर बॉक्स रुका हुआ है, व्हील रुका हुआ है, लेकिन इंजन चल रहा है। अभी जैसे आपने फर्स्ट गियर डाला, क्लच आपने दबा के रखा हुआ है, हम आपसे कहते हैं क्लच छोड़ो। जैसे आप क्लच छोड़ते हो, गाड़ी झटका मार के बंद पड़ता है। जैसे आपने क्लच छोड़ा, गाड़ी झटका मार के बंद पड़ा। क्यों? क्योंकि वो आपने सडनली क्लच को छोड़ा। एक चीज देखो क्या हुआ, स्प्रिंग में दबा के रखा था, जैसे मैंने क्लच छोड़ा, वो सडनली एंगेज हो गया। एक घूमने वाली चीज के साथ एक स्टेशनरी चीज अगर आप जोड़ोगे तो झटका तो लगेगा ही। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक एग्जांपल बता दो आपको, कैलकुलेटेड एग्जांपल है, समझता है क्या? देखो आपको, सोचो कि इंजन ने 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस किया। इंजन ने टॉर्क प्रोड्यूस किया 10 न्यूटन मीटर का, जो फ्लाईव्हील तक आ रहा है। तो जब मैं क्लच को छोड़ूंगा, तो क्लच अगर सडनली एंगेज हो गया इंजन के साथ, तो वो इंजन से उसको 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क ट्रांसमिट करेगा गियरबॉक्स में। गियरबॉक्स से ये टॉर्क जाएगा व्हील तक, और व्हील को उसी टॉर्क से व्हील को घुमाने की कोशिश करें। अभी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। याद है सबको न्यूटन्स लॉ, एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का फोर्स है, तो ऑपोजिट फोर्स भी 10 न्यूटन मीटर का ही आएगा। और ये 10 न्यूटन मीटर का फोर्स गियरबॉक्स से जो क्लच के ऊपर आएगा, तो दोनों के बीच में क्लैश होगा और इंजन को झटका लगेगा और इंजन बंद पड़ेगा। तो हमें क्या करना है कि सडनली क्लच को नहीं छोड़ना है, क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना है, ताकि वो फोर्स जो है थोड़ा 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 करके व्हील कर जाए। क्योंकि स्टेशनरी चीज है ना, इसको मूवमेंट में लाते हैं तो आपको वो अपोजिट फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए देखो यहाँ पर ये आपका फ्लोरिंग बोर्ड है, देखो ये फ्लोरिंग बोर्ड है, और यहाँ पे फ्लोरिंग बोर्ड पे यहाँ पे क्लच का पेडल है। ओके, क्लच के पेडल के ऊपर आपका पैर ऐसा है। यहाँ पे क्या गलत है बताओ, ये जो पोजीशन है इसमें क्या क्या गलत है ये बताओ। तो सर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के उसका जो बाइटिंग पॉइंट है, वो हाँ। पॉइंट बराबर है। नहीं, ये जो मैंने ये जो बनाया ना यहाँ पर, तो इसमें क्या क्या गलत है ये बताओ, इसमें गलत क्या क्या है बताओ। मेरा जो पैर है ना, वो मेरा जमीन पे टच होना चाहिए। मेरा खाली हाँ, तो उंगलियां चाहिए, उंगलियां बराबर। ये जो हिल है आपका, हिल ये हवा में नहीं होना चाहिए कभी भी क्लच दबाते हो, नहीं तो आप ज्यादा देर ड्राइव नहीं कर पाओगे, थक जाओगे आप। आपको पूरा घुटने से पैर को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। आपका जो हिल है हमेशा ये नीचे रेस्ट होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर उठाए तो चलेगा, लेकिन कोशिश करो हिल को नीचे रेस्ट करने का। तो ये पहला गलती हो गया। दूसरा गलती बताओ, अभी आपने बताया था दूसरा गलती, क्लच को सोल के सेंटर से ऑपरेट नहीं करने का, क्लच को ऑपरेट करने का टोज के पास से। हमेशा याद रखो, क्लच को टोज के पास से ऑपरेट करने का, सोल के सेंटर से ऑपरेट नहीं करने का। सोल के सेंटर से ऑपरेट करोगे ना, एंकल को मूवमेंट नहीं दे पाओगे, लेकिन आप टोज से ऑपरेट करोगे तो आप एंकल को मूवमेंट दे सकते हो। जितना ज्यादा एंकल को मूवमेंट दोगे उतना आपका कम एफर्ट में क्लच ऑपरेट होगा। और तीसरा सबसे बड़ा गलती, बेयरफुट ड्राइव करना, चप्पल निकालकर गाड़ी चलाने, बहुत बड़ी गलती है।
बहुत से लोग ये गलती करते हैं, मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि चप्पल निकाल के गाड़ी चलाते हैं। उनको सेंस अच्छा मिलता है कार चलाते हो, सेंस मतलब चप्पल निकल के गाड़ी चलाते उनको पता चलता है कि मैं एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, मैं क्लच दबा रहा हूँ, तो सेंस अच्छा मिलता है। इसलिए आप में से भी जो लोग अभी है यहाँ पर, जो इतने लोग हैं ना, आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो चप्पल निकाल के गाड़ी चलाते, तो ये गलती कभी मत करना। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ऑफिस जाते वक्त या आप जब भी आप ड्राइव करने वाले हो या मैक्सिमम टाइम जब आप बाहर निकलते हो, तो आप कौन से फुटवेयर पहनते हो, वो फुटवेयर पहन के हमारे पास ट्रेनिंग को आओ। क्योंकि आज अगर आप चप्पल निकल के गाड़ी चलाओगे तो आज आप शॉर्टकट मार रहे हो, शॉर्टकट, और शॉर्टकट लाइफ को खराब कर देता है। कोई स्किल आप शॉर्टकट से नहीं सीख सकते। यहाँ पर वही प्रॉब्लम है। अगर आपने शूज निकल के, चप्पल निकल के गाड़ी चलाया तो 25 दिन का ट्रेनिंग, 20 दिन का ट्रेनिंग हमारे पास कर लोगे, लेकिन जिस दिन आप अपनी गाड़ी पे बैठोगे वहां पर दिक्कत होगी। आपको दबाना था ब्रेक और गलती से आप ब्रेक का पैर आपका एक्सीलेटर पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शूज पहने हुए तो सेंस नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो शूज पहन के ही आने का आपको प्रैक्टिस करते वक्त जितनी मुश्किल हालात में ना, उतनी मुश्किल हालात में प्रैक्टिस करो। आज अगर आपने कोई गलती किया तो मेरा ट्रेनर है बाजू में, उसका एडिशनल क्लच और ब्रेक है, हमारे गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है, ड्राइविंग स्कूल का गाड़ी है, मेरा ट्रेनर बाजू में आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए है। लेकिन 20 दिनों के बाद आपकी गाड़ी पे इसमें से कुछ भी नहीं है, तो शॉर्टकट मार के सीखो मत। आप शॉर्टकट मार के हम लोग की मदद कर रहे हो कि आपके 20 दिन जल्दी खत्म करो। ओके, आपको अपनी गाड़ी चलानी है घर पे, इसलिए आप सीखने के लिए आए हो, तो शॉर्टकट मारना बंद करो। तो बेयरफुट ड्राइव नहीं करेंगे आज के बाद। आपका हिल जो है हमेशा नीचे रेस्ट होगा, थोड़ा बहुत ऊपर उठाए तो चलेगा, और आप उसको टोस से ऑपरेट करो। ओके, एंकल को ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट दो, थोड़ा बहुत पैर उठा के आगे पीछे क्या चलेगा, लेकिन मैक्सिमम मूवमेंट आपको एंकल को देनी है। हम जब आपसे कहते क्लच दबाओ तो हमेशा क्लच पूरा फ्लोरिंग बोर्ड तक दबना चाहिए, हमेशा। क्लच कभी भी आधा दबाया नहीं जाता है, आधा छोड़ा जाता है, याद रखो। दबाव बोला तो पूरा नीचे तक ही दबना चाहिए, तब जाके ये रिलीज होगा। अगर ये रिलीज नहीं हुआ ना तो थोड़ा सा एंगेज रहने की वजह से गियर डालकर आवाज आएगा, ट्रक ट्रक, आपका गाड़ी स्पीड ब्रेकर पे बंद पड़ता है, क्योंकि क्लच आपने पूरा नहीं छोड़ा है। देखो, क्लच पूरा नहीं छोड़ने की वजह से यहाँ पे थोड़ा एंगेज है और आप ब्रेक मारते हो और रुक जाते हो, या स्पीड ब्रेकर पे आपका स्पीड लेस देन 5 हो जाता है तो व्हील रुकता है, व्हील गियरबॉक्स को लॉक करता है, गियरबॉक्स क्लच को रोक देता है, और क्लच एक ब्रेकिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इंजन पे, क्योंकि इंजन डिस्कनेक्ट नहीं है और इंजन आपका झटका मारता है या फिर गाड़ी बंद पड़ता है। तो क्लच दबा बोला तो हमेशा पूरा दबानेगा, इसका क्लच नीचे जाएगा नहीं, तो हम इसको कहेंगे 0। ओके, तो देखो ये क्लच आया इधर 0, इसके बाद क्लच पीछे जाएगा नहीं। अब क्लच छोड़ने का जो तरीका है, उस तरीके को कहा जाता है 3 पॉइंट रिलीज। ये वो तरीका है जो अगर आपको समझ में आ गया तो कोई गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी। हम सब ये करते हैं, हमारे हाथ में कोई नया गाड़ी आएगा तो हम इसी तरीके से ड्राइव करते हैं। ये बेसिक है, ड्राइविंग का बेसिक है। क्या है 3 पॉइंट रिलीज? तो क्लच को 3 स्टेप में छोड़ो। कैसे 3 स्टेप में? तो क्लच को छोड़ते हो, सडनली छोड़ने के बजाय क्लच को पहले थोड़ा सा छोड़ो और रुक जाओ 1। अब यहाँ पर क्या होगा, 0 से 1 जब आएगा तो स्प्रिंग इसको थोड़ा आगे दबाएगा और ये क्लच के नजदीक पहुंचेगा 1, लेकिन वो इंजन के साथ जुड़ेगा नहीं। क्लच इसके नजदीक तो पहुंचेगा लेकिन इंजन के साथ जुड़ेगा नहीं, तो पावर ट्रांसमिट नहीं होगा, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। फिर हम थोड़ा सा और क्लच छोड़ेंगे 2। इसमें क्या होगा, क्लच इंजन के साथ जुड़ेगा लेकिन स्प्रिंग अभी भी आधा दबा हुआ है। स्प्रिंग का टेंशन जो पूरी तरह से रिलीज नहीं किया मेरे, स्प्रिंग अभी भी आधा दबा हुआ है। स्प्रिंग आधा दबा होने की वजह से, स्प्रिंग का प्रेशर पूरा नहीं होने की वजह से, इंजन अगर 1000 आरपीएम में घूम रहा है तो क्लच ग्रिप नहीं कर पाएगा और क्लच स्लिप करेगा, और क्लच सिर्फ 400-500 आरपीएम में घूमेगा, बाकी स्लिप करेगा क्योंकि ग्रिप नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो स्लिपेज है ये आपके काम आएगा। कैसे? अगर इंजन यहाँ पे 1000 आरपीएम में घूम रहा है तो यहाँ पे स्लिपेज की वजह से सिर्फ 200 या 300 आरपीएम ट्रांसमिट होगा, जो व्हील तक जाएगा, व्हील को घुमाने की कोशिश करेगा। अब वापस हम लोग पिछले वाले एग्जाम्पल में जाते हैं। 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क ट्रांसमिट हुआ था, लेकिन यहाँ पे स्लिपेज की वजह से इधर लॉस हो गया और यहाँ से सिर्फ 3 न्यूटन मीटर का टॉर्क व्हील तक गया है। व्हील घुमा, व्हील ने ऑपोजिट फोर्स प्रोड्यूस किया और ऑपोजिट फोर्स आएगा सिर्फ 3 न्यूटन मीटर, क्योंकि जितना उसको मिल रहा है उतना ही वापस करेगा वो, लेकिन इंजन का फोर्स ज्यादा है। तो अब क्या होगा, अब इंजन बंद नहीं पड़ेगा, अब आपका गाड़ी थोड़ा वाइब्रेट करेगा। जैसे आपको फील होता है कि गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, आप क्लच छोड़ देते हो। बस ये गलती मत करना। आपने पहले थोड़ा 1, कुछ नहीं हो, फिर आपने थोड़ा और थोड़ा क्लच 2। जैसे ही गाड़ी वाइब्रेशन फील करेगा, गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ने दो, थोड़ा व्हील को रोल आउट होने दो। जब ये व्हील रोल आउट होगा तो रोलिंग रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रोल आउट होने की वजह से जैसे ही गाड़ी 4-5 फीट आगे बढ़ता है, बाद में पूरा क्लच छोड़ो 3, फुल टेक ऑफ, पूरा क्लच एंगेज करो जाए और पूरा क्लच छोड़ दो। तो ये जो 2 है ना, ये वो है जिसको आपका ट्रेनर कहता है हाफ क्लच।
जब तक आपको ये नहीं आता है ना हाथ क्लच, तब तक आप गाड़ी ट्रैफिक में नहीं चला सकते। आप रिवर्स लेते हो, आपको गाड़ी पे कंट्रोल नहीं होगा, आपको पार्किंग में लगाने के लिए जरूर काम आएगा। तो ये हमेशा क्लच छोड़कर इमेजिन करो कि मैं क्लच छोड़ रहा हूँ, मेरा क्लच आगे बढ़ रहा है, 1, थोड़ा और छोड़ो, 2, जैसे ही आप थोड़ा और क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी वाइब्रेट करना शुरू करेगा, कुछ नहीं करने का, उधर ही उसको होल्ड करो। अगर जरूरत हो थोड़ा हल्का एक्सीलरेटर दो, गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ने दो, उसके बाद पूरा क्लच छोड़ो। ये प्रैक्टिस करो, आपका गाड़ी बंद पड़ेगा नहीं। कोई भी गाड़ी, डीजल से पेट्रोल में आओ, पेट्रोल से सीएनजी में जाओ, लेकिन ये प्रैक्टिस करके देखो। कुछ इधर तक समझ में आ रहा है? इसमें कुछ सवाल है तो पूछो। ओके, यहाँ तक ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। यस ओके, अभी देखो एक छोड़ेगा सर, जब क्लच जब छोड़ेगा, मतलब हाँ। राइटिंग पॉइंट रीच होने के बाद जब क्लच जब छोड़ेगा, तो वो टाइम हाँ। पे एक्सीलरेटर मतलब ये कर सकता है ना, दे सकता है ना थोड़ा। देखना ना, थोड़ा एक्शन देने का। देखो क्या होता है, आज मेरा ट्रेनर आपको ट्रेनिंग दे रहा है ना, तो वो मेरा ट्रेनर है और आप है, 2 ही लोग है ना गाड़ी के अंदर। लेकिन जिस दिन आप गाड़ी चलाओगे उस दिन वो 2 तो होंगे, प्लस पीछे आपके फैमिली है, 3 जन बैठे प्लस सामान है। आप टू व्हीलर चलाते हो क्या? सर आप टू व्हीलर चलाते हो? हाँ हाँ हाँ, तो एक एग्जांपल पूछता हूँ आपसे मैं, ये सोचो आप सिग्नल पे खड़े हो, आप सिग्नल पे खड़े हो, टू व्हीलर आपके पास से, आपने फर्स्ट गियर डाला, या एक्टिवा है आपके पास, तो आप अकेले जब रहते हो तो आप थोड़ा सा एक्शन दोगे तो आगे निकल जाते हो, बराबर है? बराबर ना? हेलो, बराबर सर। हाँ, अभी आपके साथ मैं बैठा हूँ पीछे डबल सीट, तो उतना ही एक्शन देगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगा क्या, या थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा? थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि लोड है ना गाड़ी पे। तो वैसे ही जब आप अपनी गाड़ी ड्राइव करोगे तो आपकी गाड़ी में जब पैसेंजर बढ़ेंगे, सामान बढ़ेगा, तो लोड बढ़ेगा। तो उस वक्त आप सिर्फ क्लच छोड़ो तो गाड़ी आगे बढ़ेगा नहीं, आपको हल्का एक्शन देना ही पड़ेगा। तो ये डिपेंड है आपका गाड़ी पे कितना लोड है उसके ऊपर, लेकिन हल्का एक्शन तो गाड़ी बंद पड़ने का चांसेस कम हो जाता है और गाड़ी स्मूथली आगे बढ़ती है। ओके, अब यहाँ पर देखो एक गियर का पैटर्न है, ये बेसिक पैटर्न में बता रहा हूँ। वैसे फोक्सवैगन की गाड़ियों में, देन रेनॉल्ट, फोक्सवैगन, नया जो हुंडई का गाड़ी आया है उसका थोड़ा गियर पैटर्न थोड़ा सा अलग है। टाटा का जो गाड़ी आया हुआ है पंच, उसमें थोड़ा गियर पैटर्न है, लेकिन ये बेसिक पैटर्न है जो नॉर्मल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और रिवर्स, बराबर है? सर थर्ड ऊपर होगा ना? बराबर, ये गलत है। क्या होना चाहिए था? ये कैसे होना चाहिए था? यहाँ पर क्या होना चाहिए था? फोर्थ होना चाहिए, यहाँ पे फोर्थ होना चाहिए था, और यहाँ पर थर्ड। थर्ड। बराबर, अब बराबर है? बराबर। हाँ, तो ये मैंने रॉन्ग पैटर्न इसलिए बनाया आपको समझाने के लिए कि आप सबको मालूम है कौन सा गियर किधर है। जैसे ही मैंने वो बनाया, आपने 10 सेकंड में मेरा गलती निकाला कि ये रॉन्ग पैटर्न बनाया आपने। तो अगर आपको मालूम है ना कौन सा गियर किधर है, फिर गाड़ी चलाते तो दिक्कत क्यों होती है आपको? गाड़ी चलाते हो हम जब आपसे कहते हैं कि फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में हम आपको आने के लिए कहते हैं सेकंड गियर डालो, और आप ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी 10-15 की स्पीड में चल रही है और हम आपसे कहते हैं सेकंड गियर डालो, तो बहुत सी बार आप नीचे गियर नॉब के पास देखते हो और फिर फर्स्ट में से सेकंड में लाते हो। आपको पता है ना सेकंड गियर नीचे है, फिर अगर आप गियर नॉब के पास देख के गियर डालोगे तो सामने कौन देखेगा रोड के ऊपर? तो ये गलती कभी मत करना। आप अपने आप को पूछो कि जब जब आपको बताया जाता है इंडिकेटर दो तो आप नॉब को देखते हो क्या? आपको बताया था गियर डालो, आप गियर के नॉब को देखते हो क्या? अगर आप ये कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि ये बैड ड्राइविंग हैबिट है। आपका ध्यान सामने से हट रहा है, आपका ध्यान रोड पे होना चाहिए। तो गियर का पैटर्न आप सबको मालूम है। ये जो बीच का लाइन है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल। गियर का जो नॉब है वो दोनों तरफ से स्प्रिंग लोडेड है, उसको दोनों तरफ स्प्रिंग का इक्वल टेंशन है। तो न्यूट्रल में उसको 1 या 2 के बीच में से 3, 4, 5 और रिवर्स कहीं से भी छोड़ो, यहाँ से कहीं से भी, ये हमेशा 3 और 4 के बीच में ही आके रुकेगा। कोई भी गाड़ी का गियर का नॉब न्यूट्रल में छोड़ेगा तो 3 और 4 के बीच में ही आके रुकता है। अब हम आपसे कहते हैं फर्स्ट गियर डालो, तो आप उसको आगे ढकेलते हो, जाता थर्ड में है। मैंने कहा था फर्स्ट, ये रॉन्ग सिलेक्शन है, रॉन्ग सिलेक्शन। इसलिए आपको उसको पहले थोड़ा सा लेफ्ट में दबा के फिर ऊपर डालना होगा फर्स्ट के लिए। इसलिए उसको थोड़ा लेफ्ट में दबा के डालना पड़ता है क्योंकि स्प्रिंग लोडेड है। डायरेक्ट आगे डालोगे तो थर्ड में ही जाएगा। सेकंड डालते वक्त फर्स्ट में से हमने कहा सेकंड डालो, आप उसको डायरेक्ट पीछे खींचते हो सीधा खटखट, तो वो फर्स्ट में से सेकंड में आते वक्त जब न्यूट्रल में आता है तब वो कभी कभी सटक कर न्यूट्रल में से यहाँ से इधर आ जाता है 3 और 4 के बीच में, क्योंकि स्प्रिंग लोडेड है।
और आप डालना चाहते हो सेकंड और जाता फोर्थ में, ये भी रॉन्ग सिलेक्शन है। उसको हल्का लेफ्ट पे दबा के रखो और फिर गियर डालो फर्स्ट से सेकंड। गियर डालते हो ताकत जितनी कम लगाओगे उतना गियर आसानी से गिरेगी। गियर में आपको टाइट पकड़ने का नहीं, जितना हल्का हाथ से गियर डालोगे उतना गियर आसानी से गिरेगी। हर क्लिक को फील करो, फर्स्ट में से न्यूट्रल फील करो, न्यूट्रल में से सेकंड फील करो, थोड़ा लेफ्ट में दबा के रखो ताकि स्प्रिंग उसको न्यूट्रल में बीच में ना लेके आए, होम पॉइंट पे लेके नहीं आए। ओके, इस बात का ध्यान हमेशा रखोगे तो बराबर होगा। आ रहा है, समझ में आ रहा है? इससे कोई डाउट है क्या पूछो तो आगे बढ़ते हैं। ओके सर, ओके। ओके चलो ठीक है, एक फनी लैंग्वेज में सीखते हैं इसको, थोड़ा आपको समझने के लिए थोड़ा फनी लैंग्वेज। फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, मैं इनके 4 ग्रुप करता हूं। ओके, तो बताइए फर्स्ट गियर कब डालते हैं? आप बताओ, आप लोग फर्स्ट गियर कभी कभी डालते हो? फर्स्ट गियर का इस्तेमाल कहाँ पे करने का? चालू करते हो? यस, गाड़ी को मोड़ने का मतलब यस, जब हम लोग रेस्पॉन्सिबल मूवमेंट में मतलब जब कोई अगर कोई स्लोप वगैरह रहेगा, कोई मतलब ऐसा बराबर यस। ओके, मतलब जहाँ पे अभी ये जो सिचुएशन आप मुझे बता रहे हो ना कि रेस्पॉन्सिबल मूवमेंट में आने के लिए, चढ़ान पे चढ़ने के लिए, स्लोली चलने के लिए फर्स्ट गियर का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस वक्त हम लोग को ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है, ज्यादा लोड चाहिए, इंजन को ज्यादा ताकत लगती है गाड़ी को खींचने के लिए, तो उस वक्त हम लोग फर्स्ट गियर डालते हैं। तो इसका मतलब जिधर हम लोग को ताकत ज्यादा लगेगी उधर हम लोग फर्स्ट गियर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसको स्पीड के मामले में बताऊं तो 0 से 20 रैंडम बताता हूँ आपको, रैंडम आइडिया है कि इन बिटवीन 0 to 20 हम लोग फर्स्ट गियर में ड्राइव करेंगे। 20 के ऊपर अपनी गाड़ी फर्स्ट गियर में नहीं चलनी चाहिए, 20 के ऊपर सेकंड में जाना ही चाहिए गाड़ी, नहीं तो ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा बेवजह। सेकंड गियर में थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है, तो ये होता है इन बिटवीन 20 to 40, थर्ड गियर में इन बिटवीन 40 to 60 और फोर्थ में 60 to 80 और 80 प्लस फिफ्थ गियर। अब ये प्लस माइनस वैरी हो सकता है गाड़ी का इंजन और स्पीड के ऊपर। आप एक अल्टो चला रहे हो, अल्टो, तो आप सेकंड गियर में 40 के ऊपर नहीं जाओगे समझो, रेस करके। लेकिन वही अगर मैं होंडा सिटी चला रहा हूँ तो मैं सेकंड गियर में 60 भी पार कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे गाड़ी का इंजन बड़ा है, मेरे गाड़ी में पावर ज्यादा है। तो डिपेंड्स है गाड़ी के ऊपर, लेकिन मैं आपको एक रैंडम आइडिया बता रहा हूँ। इसको समझने के लिए और भी थोड़ा आसान करने के लिए उसको हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन से समझेंगे क्या कैसे। तो फर्स्ट गियर में इसको सोचो कि ये एक हाथी जैसा गियर है, हाथी के जैसा गियर जिसका स्पीड कम है, हाथी का स्पीड कम है, चलने का स्पीड कम है, तो फर्स्ट गियर में गाड़ी का स्पीड भी कम रहेगा। ताकत बहुत ज्यादा है, हाथी की ताकत बहुत ज्यादा है। वैसे फर्स्ट गियर में गाड़ी से हम लोगों को ज्यादा ताकत मिलती है, गियरबॉक्स हमें ज्यादा ताकत इंजन से दिलवाता है, लेकिन हाथी खाता ज्यादा है। तो वैसे ही गाड़ी ज्यादा फ्यूल खाएगी अगर आप फर्स्ट गियर में चलाओगे। अगर आप कंटिन्यू फर्स्ट गियर पे गाड़ी चलाओगे तो ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी गाड़ी, सेम ना हाथी के जैसे ना, ज्यादा खाएगा वैसे। तो आपको जिधर ताकत की जरूरत है उधर ही फर्स्ट गियर का इस्तेमाल करो। जैसे ही आपका गाड़ी जगह से मूवमेंट में आ गया, सेकंड गियर डाल दो। सेकंड गियर को कंपेयर करो एक कैमल के साथ, एक ऊंट के साथ। देखो क्या हो गया, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर का स्पीड ज्यादा है, हाथी से उनका स्पीड ज्यादा है, ताकत कम है लेकिन स्पीड ज्यादा है, लेकिन खाएगा भी कम ना। तो सेकंड गियर में स्पीड ज्यादा रहता है, कम फ्यूल खाता है गाड़ी। थर्ड गियर एक घोड़े के जैसे, स्पीड और बढ़ गया लेकिन खाएगा और कम, मतलब फ्यूल कम खाएगा, ज्यादा तेज चलेगा, लेकिन ताकत कम हो रही है। देखो धीरे धीरे ताकत कम हो रही है। और ये फोर्थ या फिफ्थ गियर को एक चीते के साथ कंपेयर करो कि सबसे ज्यादा तेज लेकिन ताकत उनके मुकाबले कम 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 कम। तो जब हम आपसे कहते हैं कि फर्स्ट गियर डालो, मुझे हाथी की ताकत चाहिए गाड़ी खींचने के लिए, आप गलती से थर्ड गियर डालते हो, मतलब आप घोड़े की इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं खींच पाएगा वो। यही होता है आपकी गाड़ी के साथ, और इंजन पे लोड आता है, इंजन बंद पड़ता है। तो इसलिए प्रॉपर गियर सिलेक्शन बहुत जरूरी है। बार बार गियर चेंज करो। गियर चेंज करने से गियरबॉक्स खराब नहीं होगा, लेकिन गियर प्रॉपर ना चेंज करने से इंजन जरूर खराब हो, क्योंकि इंजन पे लोड आएगा। तो इसलिए गियर चेंज करना सीखो। जिधर गलती होगा उधर आपका ट्रेनर आपको बताएगा। पहले 5 या 6 दिनों के बाद फर्स्ट गियर से सेकंड गियर जाने के लिए अगर आपको ट्रेनर अभी भी बोल रहा है, 5 दिन हो गए आपको, और अभी भी आपका ट्रेनर आपसे ये कह रहा है कि सेकंड डालो, फर्स्ट में आओ, थर्ड में डालो, सेकंड में आओ, अगर वो आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन को देना पड़ रहा है तो इसका मतलब आप अभी भी सीख नहीं रहे हो। 5 दिन के बाद आपका ये इंस्ट्रक्शन बंद होना चाहिए, आपने ऑटोमेटिकली गियर चेंज करना चाहिए। फर्स्ट गियर डाला, थोड़ा गाड़ी आगे गया, 20 के आसपास सेकंड डालो, फिर थोड़ा गाड़ी का स्पीड बढ़ा, थर्ड डालो, आगे ट्रैफिक है, आपने गाड़ी का स्पीड कम किया, फिर वापस सेकंड में आ जाए। तो ये आप
के अंदर ऑटोमेटिकली होना चाहिए। गियर को कम करना, गियर को बढ़ाना किधर है, गियर को कम करना किधर है, अकॉर्डिंग टू द रोड एंड स्पीड कंडीशन आपको गियर बदलने होंगे। और स्टिल अगर आपको 5-6 दिनों के बाद भी इंस्ट्रक्शन देना पड़ रहा है तो यू आर लैगिंग, तो आपका ट्रेनिंग में आप लैग कर रहे हो। आपको अभी भी सीखने की, अभी भी उसको कॉन्सेंट्रेट करने की या उसको रिवाइज करने की जरूरत है। आप पीछे हो। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, अभी सवाल पूछो। अब आपको सवाल पूछो सर। हेलो। हाँ हाँ, सवाल ये है कि कभी 4-5 दिन चलाने के बाद भी ना अभी हम गाड़ी चला रहे हैं तो एग्जैक्ट कौन से गियर में वो या तो मैं स्पीड का काटा के पास देख पाता हूँ या गियर बॉक्स देख के मैं पता कर सकता हूँ अगर मुझे चेंज करना है तो उसको परफेक्ट करे कि वो बिना मतलब समझ ले कि क्या गियर में और क्या चेंज करना है इमीडिएटली। ओके, तो आप ये बात को भूल जाओ अभी कि मेरा गाड़ी कौन सा गियर में चल, आप ड्राइव करो। अगर आपको गाड़ी का स्पीड बढ़ाना है, आप एक्सीलरेटर दे रहे हो और गाड़ी का सिर्फ इंजन का स्पीड बढ़ रहा है लेकिन गाड़ी ज्यादा भाग नहीं रही, तो इसका मतलब हम लो गियर में इंजन का स्पीड बढ़ रहा है लेकिन गाड़ी नहीं भाग रही तो हम लो गियर में ड्राइव करते हैं, तो मुझे गियर को बढ़ाना होगा। लेकिन मैं एक्सीलरेटर दे रहा हूँ लेकिन इंजन का स्पीड नहीं बढ़ रहा है, गाड़ी पिकअप नहीं ले रहा है, तो मैं हाई गियर में गाड़ी चला रहा हूँ लो स्पीड में। ये फीलिंग आपको गाड़ी चलाकर आएगी। ये जब आप गाड़ी चलाओगे ना तो आपको ये फील होगा। और अगर आपको ऐसा लगता भी है ना तो क्लच दबा देने का और गियर डाल के देख लेने का। अगर आप 20-30 के आसपास हो तो सेकंड पे आ जाओ वापस या थर्ड पे चले जाओ, तो आप धीरे धीरे गाड़ी चला के आदत आपको हो जाएगी, तो आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप कौन से स्पीड में चला रहे हो। ओके ठीक। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, ठीक है। ओके, देखिए एक छोटा एक टॉपिक लेता हूं उसके बाद बंद कर रहा हूं। एक और डाउट था लोगों का, शायद आपने स्टार्टिंग में ही पूछा था। यहाँ पर देखो स्लोप है, यहाँ पे आपकी गाड़ी है, राइट? इसके आगे और एक गाड़ी, ये ए गाड़ी आपकी है, ये बी आपके आगे वाली गाड़ी है और ये सी गाड़ी आपके पीछे है। ट्रैफिक में आप रुक गए, आप ट्रैफिक में आप स्लोप पे रुके हो, आपका राइट लेग किधर होगा? राइट लेग ब्रेक पे है आपका राइट लेग, ये राइट। और आपका लेफ्ट लेग कहाँ पे है? लेफ्ट लेग क्लच पे है, राइट? अभी क्या हुआ, ये जो आगे वाली गाड़ी है ये आगे निकल गई, थोड़ी सी आगे गई, थोड़ी सी, ज्यादा भी नहीं, थोड़ी सी आगे चली गई। आप उधर ही रुके हो, पीछे वाला आपको हॉर्न मारेगा आगे बढ़ने के लिए। ओके, कौन सा गियर सिलेक्ट करोगे? फर्स्ट गियर फर्स्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ताकत लगेगी। फर्स्ट गियर ही सिलेक्ट करना है। क्लच दबा के रखा है मैंने, फर्स्ट गियर सिलेक्ट किया। अभी एक प्रॉब्लम है, जब मैं लेवल ग्राउंड पे था, जब मैं समतल था, लेवल ग्राउंड पे था, तो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा था, तो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पे मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे पीछे खींच रहा है, ये दिक्कत है इधर। यहाँ पे मेरा ग्रेविटी मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है, यहाँ पे मेरा ग्रेविटी मुझे नीचे दबा रहा था, इसलिए मेरा गाड़ी जगह से नहीं हिला, फिर क्लच छोड़ा तो भी गाड़ी आगे बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर अगर मेरा राइट साइड का पैर मेरा ब्रेक पे है, देखो ये मेरा ए, बी और सी, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच। तो एक बात ध्यान में रखो हमेशा, ABC, ओके, दरवाजे से शुरू करो, दरवाजे से ABC। एक बात ध्यान में रखो, ओके, ये 3 है आपके ABC। ब्रेक और एक्सीलरेटर ये दोनों के लिए राइट लेग का इस्तेमाल करने का, कभी भी राइट लेग को उठाकर इधर लाने का नहीं, और हमेशा लेफ्ट लेग का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ क्लच के लिए करने। लेफ्ट लेग उठाकर इधर जाएगा नहीं। अभी आपका पैर जो है वो ब्रेक पे है यहाँ पर, और आपका लेफ्ट लेग इधर है। अब अगर मैंने क्लच छोड़ा तो मेरा व्हील ब्रेक पकड़ के रखा है तो मेरा गाड़ी बंद पड़ेगा। अगर मैंने क्लच छोड़ा तो गाड़ी बंद पड़ेगा, और अगर मैंने ब्रेक छोड़ा और एक्सीलरेटर दबाया तो गाड़ी पीछे, जैसे मैं ब्रेक छोड़ेगा गाड़ी पीछे आए। होता है ना ऐसा ब्रिज के ऊपर? ओके,
अब मेरे पास दो तरीके हैं, एक क्लच कंट्रोल और एक हैंड ब्रेक कंट्रोल। दो कंट्रोल है मेरे पास, दो तरीके हैं। दोनों तरीके को समझो कैसे। पहले हम लोग बात करेंगे हैंड ब्रेक कंट्रोल के बारे में, जो सबसे आसान तरीका है नए लोगों के लिए, हायर स्लोप के ऊपर। पहले हैंड ब्रेक खींचो। हैंड ब्रेक जो है सिर्फ पीछे के दो व्हील में काम करता है। हैंड ब्रेक और आगे का व्हील का कोई संबंध नहीं। हैंड ब्रेक सिर्फ पीछे के दो व्हील में काम करेगा। तो जैसे मेरा हैंड ब्रेक खींचा, मेरा पीछे का व्हील में ब्रेक लग गए। अब मैं मेरा जो राइट पैर है ब्रेक के ऊपर का, उसको छोड़ दूंगा। गाड़ी पीछे नहीं जाएगा क्योंकि मेरा हैंड ब्रेक ने गाड़ी को होल्ड करके रखा हुआ है। अब मैं पैर छोड़ने के बाद भी गाड़ी पीछे नहीं जाएगा। अब मैं एक्सेलरेटर दबाऊंगा, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा। हम लोग नॉर्मल जो एक्सेलरेटर दबाते हैं उससे थोड़ा ज्यादा एक्सेलरेटर दबा के रखूंगा, थोड़ा हल्का ज्यादा। और अब मैं क्लच छोड़ूंगा। जैसे मैं क्लच आधा छोड़ता हूं, मैं हैंड ब्रेक को रिलीज कर दूंगा, गाड़ी ऊपर जाएगा, गाड़ी आगे जाएगा, गाड़ी पीछे आएगा नहीं। देखो मैंने क्या किया, मैंने हैंड ब्रेक खींचा और ब्रेक छोड़ के एक्सेलरेटर दबाया और मैंने क्लच छोड़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने आधा क्लच छोड़ा, मैंने जो बताया ना 1 2 3, जैसे मैंने हाफ क्लच पे आया, मैंने हैंड ब्रेक को रिलीज किया, मेरा गाड़ी आगे जाएगा, मेरा गाड़ी पीछे आएगा नहीं। ये आप करके देखिए। दूसरा तरीका जो है क्लच कंट्रोल। क्लच कंट्रोल में क्या करना है आपको, आपका पैर ब्रेक पे है, पहले क्लच छोड़ो 1 2। जैसे आप 2 में क्लच छोड़ोगे, क्लच क्या करेगा, व्हील को घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन व्हील घूमेगा नहीं क्योंकि आपने ब्रेक पकड़ के रखा है। तो जिसके से इंजन पे लोड आएगा, इंजन वाइब्रेट करेगा। तो आपको जैसे फील होता है इंजन वाइब्रेशन, क्लच को उधर ही रखो और ब्रेक को छोड़ दो, गाड़ी पीछे जाएगा नहीं। क्योंकि जो क्लच जो एंगेज है वो व्हील को घुमाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी पीछे नहीं जाएगा। मतलब पहले हैंड ब्रेक तो उसको पकड़ के रखा था, अभी क्लच उसको पकड़ के रखेगा, इसके गाड़ी रोल आउट बैकआउट नहीं होगा। अब आपको करना यह है कि क्लच को उधर ही रखना है, 2 में हाफ क्लच में, और एक्सेलरेटर दबाना है डायरेक्ट। पूरा क्लच मत छोड़ो, एक्सेलरेटर दबाओ, गाड़ी आगे जाएगी। जैसे ही गाड़ी मूवमेंट में आगे बढ़ाएगा, फिर क्लच छोड़ो। मतलब करना क्या है आपको, हाफ क्लच छोड़ने के बाद ब्रेक को रिलीज करो, एक्सेलरेटर दबाओ। तब तक एक्सेलरेटर दबाने, तब तक क्लच छोड़ने का नहीं जब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ता है। वो भी पूरा नहीं छोड़ने का, आधा ही छोड़ने का। ये एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो क्लियर है क्या? ओके। अब ये जो टेक्निक्स है, इसको याद रखो, रिवाइज करो और अपनी गाड़ी पे इसको प्रैक्टिस करो, या अपना ड्राइविंग के स्कूल की गाड़ी पे या अपनी गाड़ी पे इसको प्रैक्टिस करो। सर हमको इनिशियली अभी 7-8 क्लास हुआ है इसका ड्राइविंग का। हाँ, तो हैंड ब्रेक कंट्रोल नहीं बताया, फर्स्ट क्लच कंट्रोल से हम पे बताया। हाँ, तो नहीं, हैंड ब्रेक कंट्रोल एकदम उसमें ग्रेडियंट जो है ना, हाई ग्रेडियंट होना चाहिए। अगर ये 20 या 30 डिग्री का स्लोप है तो नो प्रॉब्लम। जब ये स्लोप मोर देन 45 डिग्री बढ़ जाता है ना, तो हैंड ब्रेक कंट्रोल काम आता है। ओके। और तभी इसको इस्तेमाल करना सही है। लेकिन तब तक वो क्लच से कंट्रोल हो जाता है गाड़ी, छोटे स्लोप। इनका स्लोप हमारे पे है नहीं ना ट्रेनिंग के लिए। लेकिन मैंने आपको ये बता के रखा है। देखो आपके पास है ना पार्किंग है, मल्टी स्टोरेज पार्किंग रहता है ना, हाँ, तभी ये काम आएगा हैंड ब्रेक वाला तरीका। अगर आप चल रहे ऊपर और सडन कोई बीच में है या वहां पे गाड़ी रुक गया, तो आपको एक तरीका काम आएगा, क्योंकि वहां पे क्लच काम नहीं आता, वहां पे हैंड ब्रेक ही काम आता है। ओके, मतलब ये उतार में कैसा करने का है, तो अभी आपने ऊपर का स्पीड का बताया। नहीं, सिर्फ फिर ब्रेक पे कंट्रोल करो, नीचे लेके आओ। सिर्फ इंजन बंद नहीं करने का, याद रखो। स्लोप पे गाड़ी नीचे उतरता तो इंजन बंद करने का नहीं। अगर आपने स्लोप पे गाड़ी उतर तो इंजन को बंद किया, तो आपका पावर स्टीयरिंग ऑफ हो जाएगा और आपका स्टीयरिंग हार्ड होगा और आपके ब्रेक भी हार्ड हो जाएंगे। इसलिए कभी भी स्लोप पे गाड़ी इंजन बंद करने का नहीं, इंजन चालू रख के स्लोप से नीचे उतर। क्लियर? फर्स्ट गियर में से उतार सकते हैं ना, फर्स्ट गियर। हाँ, फर्स्ट सेकंड चलेगा, फर्स्ट या सेकंड चलेगा। मतलब ये कैसे, मतलब न्यूट्रल में कभी नहीं उतारने का, क्योंकि वो गाड़ी नहीं, न्यूट्रल में तो गाड़ी कंट्रोल नहीं होगा आपसे। न्यूट्रल में मत उतारो। सर सेकंड गियर में गाड़ी उठाने का कंपेयर टू फर्स्ट गियर क्या डिसएडवांटेज होगा? कोई गाड़ी इंजन पे ज्यादा लोड आता है। इंजन पर एक्स्ट्रा रिवॉल्यूशन घूमना पड़ता है उसके लिए, और क्लच का वियर एंड टेयर बढ़ जाता है, क्योंकि क्लच स्लिपेज ज्यादा होता है। क्लच का स्लिपेज ज्यादा होता है। सर ये गियर चेंज करने के टाइम में गियर 1 टू गियर 2 टू गियर 3 ऐसा लाइन पे जाना चाहिए, या वी कैन स्किप एनी गियर बिटवीन?
इस सवाल का जवाब आपके लिए ऐसे ही रहेगा कि आप 1 2 3 4 जाओ, लेकिन हम जब ये एडवांस ड्राइविंग प्रैक्टिस देते हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं इको ड्राइव करके एक मॉडल है हमारे पास एडवांस ड्राइव, उसमें हम लोग ये बात सिखाते हैं फर्स्ट पे से डायरेक्ट थर्ड जाना, लेकिन उसके लिए कुछ सर्टन सिचुएशन है, उसी सिचुएशन में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। फर्स्ट गियर डाला एंड इंस्टेड ऑफ सेकंड यू कैन गो डायरेक्टली टू द थर्ड गियर, यू कैन यूज थर्ड गियर, बट दैट इज इन केस ऑफ लो लोड रोड कंडीशंस, ऐसे इसको हम लोग कहते हैं इको ड्राइव। ओके, अच्छा ठीक है। देखिए एक आपको लोगों से एक बात शेयर करना था, एक प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं फिलहाल। आज सुबह कल रात को किसी ने मुझे मैसेज भी किया इसके लिए, कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट ने, 2-3 लोगों ने। हम एक कोर्स डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पर। ये कोर्स का नाम होगा, देखो एक कोर्स डिजाइन हो रहा है हमारे यहाँ पे नया, जो 1 तारीख से हम लोग इसका तैयारी शुरू करेंगे। नेक्स्ट मंथ जून से शुरू कर रहे हैं हम इसको। ये संडे के दिन लिया जाएगा, संडे को। और इस कोर्स में 1 आवर का एक थियरी सेशन होगा। ये थियरी सेशन यहाँ पे हमारे क्लासरूम में होगा, थियरी सेशन 1 आवर का, जिसमें आपकी अभी जो मैंने आपको बताया ये बातें और प्लस कुछ एक्स्ट्रा ड्राइविंग प्रैक्टिसेस, जैसे कि सिचुएशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अलग अलग सिचुएशन। जैसे कि आप अगर अभी 60-70 की स्पीड में हो और आपको 70 की स्पीड में से आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल देखा और आपको स्पीड कम करना है, तो मैं क्या करूँ? मैं पहले ब्रेक दबाऊं, मैं क्लच दबाऊं, मैं फोर्थ में से थर्ड में आऊँ, थर्ड में से सेकंड में आऊँ, डायरेक्ट में सेकंड में आ सकता हूँ। तो ऐसे कुछ सिचुएशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे थियरी सेशन में। ओके, 1 घंटे का क्लास उसके बाद होगा, मतलब वो होगा उसका अगला 2-3 दिनों के बाद या नेक्स्ट संडे को, संडे टू संडे क्लासेस चलेंगे। जो प्रैक्टिकल सेशन होगा ये मेंटेनेंस के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, मतलब उस दिन हम आपको हमारे गैरेज पे लेके जाएंगे, आपके हाथ से गाड़ी का व्हील खोल के रिप्लेस करके लेंगे। पंचर व्हील कैसे रिप्लेस करना है वो होगा आपका प्रैक्टिकल। प्लस गाड़ी के व्हील खोल के ब्रेक पैड क्या होते हैं, ब्रेक पैड कैसे चेक करते हैं, कैसे इफेक्ट करता है आपकी ब्रेकिंग पे, ब्रेक मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, फिर आपसे इंजन का चेक को पॉइंट्स वगैरह चेक करा के लेते हैं आपसे। तो बहुत सारी चीजें, रिफ्रैक्टोमीटर से आपका कूलेंट जो है, कूलेंट का क्वालिटी रिफ्रैक्टोमीटर से कैसे चेक करते हैं, तो इन चीजों पर हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल मेंटेनेंस सेक्शन में बात करेंगे। उसके बाद 1 आवर का क्लास होगा हमारा। 1 आवर का जो क्लास होगा वो सिटी ड्राइव होगा, सिटी ड्राइव। ये सिटी ड्राइव प्रैक्टिस है। सिटी ड्राइव मतलब 1 घंटा आपको हम लोग सिटी में घुमाएंगे। यहाँ से जैसे आप नवी मुंबई में हो तो यहाँ से बेलापुर या यहाँ से एरोली, ऐसे सिटी में घुमाएंगे और देखेंगे कि आपका रिफ्लेक्शन कितना फास्ट है, या आपका डिसीजन आप कैसे ले रहे हो, या फिर आपका कंट्रोल कैसा है स्टीयरिंग के ऊपर या क्लच के ऊपर। उसमें अगर आप सही लग रहे हो हमें, तो फिर एक 1 आवर उसके बाद फिर अगर ये आप सही लग रहे हो तो उसके बाद में एक लॉन्ग ड्राइव प्रैक्टिस है। ये लॉन्ग ड्राइव प्रैक्टिस होगा यहाँ से खोपड़ी रिटर्न। 2 जन रहेंगे, एक जन यहाँ से खोपड़ी तक जाएगा, दूसरा खोपड़ी से गाड़ी रिटर्न लेके आएगा, या यहाँ से घोड़बंदर रोड रिटर्न। ऐसा एक लॉन्ग ड्राइव प्रैक्टिस रहेगा। कम से कम ये 70 से 80 किलोमीटर का ड्राइव है और ये संडे को रहेगा। मतलब ये 4 संडे आपको आना है। एक संडे थियरी क्लास है, दूसरा संडे थियरी क्लासेस, तीसरा संडे सिटी ड्राइव प्रैक्टिस और चौथा संडे में लॉन्ग ड्राइव है। तो 4 संडे के क्लासेस है, ये उनके लिए जिसके पास परमानेंट लाइसेंस है उन्हीं के लिए है। जैसे उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास परमानेंट लाइसेंस है। सर ये सेशन जो है ये प्राइमरी ड्राइविंग का जो 22 सेशन है, 22 नहीं उसके बाद उससे नहीं, ये एक्स्ट्रा है। ये एडवांस सेशन है, एडवांस ड्राइविंग प्रैक्टिस जाता है ये। अच्छा, इस थियरी का पार्ट ये उसमें ये अलग है। ये जो थियरी चल रहा है ना, ये बेसिक थियरी चल रहा है। तो ये बेसिक थियरी ये नहीं, जिन्होंने अभी वो ज्वाइन किया है, कुछ ड्राइविंग क्लासेस हुए, 2-3 थियरी क्लासेस हुए, उनके लिए ये नहीं है क्या? नहीं, ये उनके लिए है जिन लोगों का प्रैक्टिस पूरा हो गया है। लाइसेंस किसी का ऑन है क्या प्लीज? एक बेटा किसी का हमिंग नॉइज आ रहा है। हेलो, हाँ देखो क्या है कि जिसका प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया, लाइसेंस आ गया, लेकिन अभी पूरा डर लग रहा है हाईवे पे ड्राइव करने। हाँ, उनके लिए ये प्रैक्टिस है, क्योंकि इस प्रैक्टिस पे लॉन्ग ड्राइव में हम यहाँ से गाड़ी निकालेंगे और सीधा खोपड़ी तक जाने वाले हैं, वो भी ओल्ड पुना रोड से। तो वो 80-90 किलोमीटर के बाद भी ड्राइव करेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ओके, तो ये उनके लिए एडवांस ड्राइविंग प्रैक्टिस है, एडवांस मॉड्यूल 1। अच्छा, और इसका फीस क्या सेपरेट रहेगा क्या?
उसमें? यस, इसका फीस सेपरेट है। ओके, इसका कितना फीस होता है सेपरेट बाद में? ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन 3,500 से लेके 3,800 के आसपास ही होगा, लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ओके। इसमें 1 घंटा थ्योरी का 1 घंटा आपको प्रैक्टिकल इधर दिया जाएगा सिटी में, और बाद में लॉन्ग ड्राइव सब इंक्लूडेड है थ्योरी सेशन के साथ। ओके, तो 2000 इंटरेस्टेड, बोलिए। आप बोल रहे कि 1 महीना में 4 संडे है, तो उसमें से हाँ। 2 संडे जो है वो थियोरेटिकल मतलब वहाँ पे फिजिकल मतलब वहाँ पे आना पड़ेगा आपका क्लास में, और 2 संडे जो है एक तो सिटी ड्राइव रहेगा और थोड़ा एक लॉन्ग वाला रहेगा टोटल। हाँ हाँ, यस। ओके, तो 2000 इंटरेस्टेड जिन लोग को, आप पहले क्या करो, आपका लाइसेंस निकाल लो, अपनी खुद की गाड़ी चलाओ। अगर आपको, ये बहुत कम लोगों को जरूरत पड़ती है, तो अगर आपको जरूरत पड़ रहा है, हेलो हेलो सर, बोलिए। हाँ, अगर आपको इसमें कोई इंटरेस्टेड है ये क्लास में, तो देखो ये नंबर है 9082757480, ये मेरा नंबर है, डायरेक्ट नंबर। तो आप ये नंबर पे मुझे व्हाट्सएप डाल दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका शेड्यूल कैसा है। ओके, थैंक यू। अच्छा, अगला जो क्लास होगा, अगला जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे गाड़ी के चेक पॉइंट्स के बारे में। मतलब मैं आपको बोनट खोल के चेक पॉइंट दिखाऊंगा, बैटरी, देन इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, ये सब चेक पॉइंट्स है अगला टॉपिक में। तो वो आपको मैं लाइव डेमो दे रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन ही क्लासेस देंगे, लाइव डेमो सेशन होगा वो, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगला संडे का लिंक आपको फ्राइडे तक भेज दूंगा सब लोग। सर ऑफलाइन है नेक्स्ट संडे गाड़ी खोल के दिखाने वाला मतलब? हेलो, तो ऑनलाइन ही होंगे, क्लासेस ऑनलाइन है। ओके। लेकिन आप कहाँ पे रहते हो? कोपर करने? तो आप घर पे नहीं आ सकते हो मेरे स्कूल तक? नेक्स्ट संडे क्या? अगर पॉसिबल है, टाइम क्या अगर पॉसिबल है तो आप कर सकते हो। तो वही 1 बजे का सेम क्लासेस। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ एक दिन पहले, अगर ऐसा है तो। ठीक है, यस, अगर आपको, अगर पॉसिबल है तो आ जाएगी। हाँ ठीक है, ओके। थैंक यू। सर एक चीज और, एड्रेस वगैरह दे देना। हाँ पूछिए। हाँ सर। हाँ सर एक चीज पूछना था कि तो ये अभी परमानेंट लाइसेंस फॉर सब, हेलो हेलो कोई बात कर रहा था सर, हाँ हेलो, बोलिए। बंद हो गया। हाँ, आवाज बीच में कट रहा है, बोलिए ना। मैं कह रहा था कि ये जो अभी हमारा अभी ये प्रैक्टिकल अभी जो है वो 1-2 क्लास बाकी है, और बुधवार को हाँ। टेस्ट। हाँ हेलो। फिजिकल लाइसेंस आने के लिए टाइम लगेगा 1 महीना, तो एक हाँ। हफ्ता है क्या? नहीं, वो तो क्या, जिस दिन आप टेस्ट दोगे ना, उसके 2 या 3 दिन में लाइसेंस आपको ऑनलाइन दिखता है, तो उसके बाद आप कर सकते हो। ओके ओके। हाँ, तो क्या लाइसेंस हमें क्या, हमारा अगर डिजी लॉकर पे दिख रहा है तो भी इनफ। हेलो हेलो। ओके सर, ओके फाइन। हाँ हाँ हाँ, ओके। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, अगर कोई हेल्प अगर आपको चाहिए, तो कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है सर। वो मैंने को परमानेंट वो ऑनलाइन लाइसेंस भेजा था परमानेंट वाला लास्ट वीक, वो आप बोले अतुल को ही कॉल करेगा ना वो हार्ड कॉपी का हेल्प करने के लिए? हाँ हाँ, मैं उसका ना पुलिस स्टेशन का कंप्लेंट करने के लिए दिया था। हाँ वो आया नहीं मेरे पास, अभी आएगा कल या परसों में। तो आज चलेगा। मेरे साथ छुट्टी का दिन है ना, जिसको दिया है वो अपनी छुट्टी पे। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम आज आएगा, कल परसों में आ जाएगा मेरे पास, मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, ओके ओके। हाँ हाँ, लॉग आउट कीजिए प्लीज। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नोट कर लिया सर नंबर? हाँ जी, ये जो व्हाट्सएप वाला जो हम जो व्हाट्सएप करते टीपीटी के लिए वही नंबर है ना? हाँ वही है, वही है।